आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के बीच 12 तारीख को सिंगापुर में होने वाली मुलाकात है। लेकिन इससे कबल ट्रंप ने कहा कि अगर मीटिंग में सब कुछ ठीक रहा तो वो किम जोंग उनको अमेरिका आने की दावत दे सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के बीच 12 तारीख को सिंगापुर में होने वाली मुजव्वज़ा मुलाकात की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा कि अगर व्हाइट हाउस आने की दावत दे सकते हैं। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे से 12 जून को होने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि कोरियाई जंग के खात्मे को लेकर समझौता मुमकिन है, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये बड़ी अहमियत रखता है। The big point, but yes, we could absolutely sign an agreement. We're looking at it. We're talking about it with them. We're talking about it with a lot of other people. But that could happen. But that's really the beginning. Sounds a little bit strange, but that's probably the easy part. The hard part remains after that. Normalizing relations is something that I would expect to do, I would hope to do when everything's complete. We would certainly hope to do that. वहीं मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जापानी पीएम शिंजो आबे ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका कई जापानियों को यरगमाल बनाए जाने के मामले को किम जोंग के सामने उठाए। आबे ने कोरियाई जजीरों को पूरी तरह डीन्यूक्लियराइज करने की बात भी कही। सदर ट्रंप तारीखी रकम करने जा रहे हैं। सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी दुनिया अमेरिका कोरिया समिट पर नजर बनाए हुए है ताकि नॉर्थ ईस्ट एशिया में अमन और इस्तेकाम कायम हो सके। अगर शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है तो उसका मुस्तकबिल रोशन है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम छोड़ दे, लेकिन ट्रंप ने माना कि सिर्फ एक मीटिंग में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, इसमें लंबा वक्त लग सकता है। I hope the upcoming meeting in Singapore represents the beginning of a bright new future for North Korea and indeed a bright new future for the world. The denuclearization of the Korean Peninsula would usher in a new era of prosperity, security and peace for all Koreans, North and South, and for people everywhere. वाज़ेह रहे कि ट्रंप और किम जोंग 12 जून को सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड्स सयाहती रिजॉर्ट के कैपेला होटल में मिलेंगे। इससे कबल अलग अलग लेवल पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा कि अगर शुमाली कोरिया सही सिमत में कदम उठाना चाहता है तो उसका मुस्तकबिल रोशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि 12 तारीख को सिंगापुर में तयशुदा मीटिंग में अमेरिका अपनी आंख कान खुली रखेगा। अगर बातचीत सही सिमत में नहीं चलती है तो अमेरिका खराब समझौता नहीं करेगा। President Trump is hopeful, but he's also going into the summit with his eyes wide open. We've seen how many inadequate agreements have been struck in the past, and you can be sure that President Trump will not stand for a bad deal. The United States has been clear time and time again the complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula is the only outcome that we will find acceptable. The President recognizes that North Korea has great potential, and he looks forward to a day when sanctions on the DPRK can begin to be removed. However, that cannot happen until the DPRK completely and verifiably eliminates its weapons of mass destruction program. और इस वक्त हमारे साथ लखनलाल मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि साबिक डिप्लोमेट हैं। उनसे बात करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर, जी सलाम पर आपका खैर मकदम है। जिस तरह से ट्रंप की मुलाकात में अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं और ट्रंप ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो वो किम को व्हाइट हाउस आने की दावत देंगे, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि उनको उम्मीद है। इसके माने ये हैं कि जिन शर्तों को उन्होंने रखा है उस पे कुछ ना कुछ आगे बातचीत निकलेगी और उनको ये मौका मिलेगा कि किम को वॉशिंगटन में आने के लिए निमंत्रण दें। लेकिन वो इंतजार करेंगे कि किम आखिर में अपना रुख क्या रखते हैं वहां सांदोजा आइलैंड पे। समिट के अंदर
बहुत सी बातें होंगी, बहुत से प्रोग्राम उनको डिस्कस करने हैं। अमेरिका काफी कहेगा कि भाई हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सैंक्शन हटा देंगे और आपको इकोनॉमिक मदद दे देंगे। ये सब बातें होने जा रही हैं। उनका एजेंडा काफी बड़ा है जी, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन इसके पीछे यही है कि वो कमिट कर लें बिल्कुल कि डीन्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा जी। ये तो डीन्यूक्लियराइजेशन एक दिन में या 1 मिनट में तो होता नहीं है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। इंस्पेक्शन टीम आएंगी, यूएन टीम वहां मौजूद होगी जी, और उनके सामने ये सब होगा। तो किम इन सारी बातों को कितना मंजूर करते हैं, किन किन स्टेजेस पे वो काम करेंगे, ये मुद्दे हैं जो कि सामने वहां आएंगे जी। लेकिन शुमाली कोरिया के मुखालिफ जापान के रुख में भी अब तब्दीली आई है। उन्होंने खुद कहा है कि किम जौहरी प्रोग्राम अगर छोड़ दें, न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये तो बदली, उनके उसमें कोई बदलाव नहीं है जी। जब आबे साहब वॉशिंगटन गए थे और ट्रम्प से उनकी मीटिंग हुई थी तो ट्रम्प को उन्होंने बहुत बधाइयां दी थी कि जो चीज कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का और दुनिया का कोई भी नेता नहीं कर सका वो ट्रम्प करने जा रहे हैं, और उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां दी, उन्हें बड़ी खुशी जाहिर की। तो आबे साहब तो ट्रम्प के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, जापान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा और कोई मुद्दा है ही नहीं जापान के लिए। नॉर्थ कोरिया से जो खतरा है वो उनके न्यूक्लियर वेपन से है जी। बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए उसके बारे में वो जोर दे रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं है मीटिंग के। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल भी हमने देखा था कि जो ट्रम्प के वकील हैं गुलियानी, उन्होंने कहा था कि सिंगापुर समिट के लिए उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए थे किम। तो इस तरह के बयान का क्या मतलब है? क्या अमेरिका किम को उकसा रहा है या फिर दबाव बना रहा है? नहीं, ये बयान जो है ये कायदे के बयान नहीं है, ये इनमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ये मेरे ख्याल से बयान उन्होंने ऑफ द कफ ऐसे मजाक के तौर पे कर दिया हो। कितना गंभीर है या कितना सीरियस है ये तो मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं है, लेकिन ऐसी बातें समिट से पहले होनी नहीं चाहिए जी। किम ने क्या किया और ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प भी बहुत ऊपर जाके नीचे आए हैं, ये भी तो देखने की बात है जी। ऐसे ही किम भी ऊपर जाके नीचे आए हैं और तभी तो दोनों में मेल मिलाव हुआ है। बिल्कुल तो ये प्रोसेस डिप्लोमेटिक प्रोसेस हमेशा चलती है जी। बहुत शुक्रिया आपका लखनलाल मेहरोत्रा जी, इस वक्त अपनी अहम राय रखने के लिए। तो सभी की निगाहें 12 जून पर टिकी हुई हैं, जब दोनों लीडरान मिलेंगे और क्या कुछ इस मुलाकात से निकल करके सामने आता है। ये खास तौर से शुमाली कोरिया के आगे के मुस्तकबिल के लिए एक नई राह हमवार करेगा, ऐसी दुनिया को उम्मीद है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बीच 12 जून को होने वाली आला सतही मुज़ाकरात से कबल सिंगापुर के वजीर खारजा विवियन बालाकृष्णन 2 दिनों के शुमाली कोरिया दौरे पर हैं। सिंगापुर की वजारत खारजा के बयान के मुताबिक बालाकृष्णन शुमाली कोरिया के वजीर खारजा री योंग हो की दावत पर प्योंगयांग गए हैं और अपने दौरे के दौरान बालाकृष्णन ने शुमाली कोरिया के वजीर खारजा री योंग और रस्मी सदर किम योंग से मुलाकात की। इसी हफ्ते विवियन बालाकृष्णन अमेरिका का दौरा भी कर चुके हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और किम जोंग के बीच 12 जून को तारीखी मुज़ाकरात की मेजबानी सिंगापुर कर रहा है। सिंगापुर ने शुमाली कोरियाई वफ्द का खर्च उठाने की भी बात कही है। चलिए शाम से मुतालिक खबर आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शाम में मगरिबी इलाके में किए गए एक फिजाई हमले में 5 बच्चों समेत 44 अफराद हलाक जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। शामी हुकूमत के इत्तेहादी मुल्क रूस के इस हमले में मुलविस होने का इम्कान है और शामी हालात पर नजर रखने वाली सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इदलीब सूबे के जरदाना में रिहायशी इलाके पर यह हमला किया गया है। ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं। वाज़ेह है कि इदलीब बागियों के कब्जे वाला इलाका है जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है।
तो शाम में मगरिबी इलाके में किए गए एक फिजाई हमले के बाद की तस्वीर, जहां 5 बच्चों समेत 44 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 50 लोग जख्मी हुए हैं। उससे ज्यादा ही तादाद जख्मियों की शामी हुकूमत के इत्तेहादी मुल्क रूस के इस हमले में मुलव्विस होने का इम्कान है। शामी हालात पर नजर रखने वाली सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इदलिब सूबे के जरदाना में रिहायशी इलाके पर यह हमला किया गया और ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं। वाज़ेह है कि इदलिब बागियों के कब्जे वाला इलाका माना जाता है। यहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि फिलहाल शाम से रूसी अफवाज के इनखला का कोई इरादा नहीं है। एक टीवी लाइव शो में पुतिन ने कहा कि रूस की फौजी कार्रवाई की वजह से शाम में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पुतिन ने दिसंबर 2017 में शाम से रूसी फौजियों की तादाद में कमी का ऐलान किया था और कहा था कि शाम से रूसी अफवाज को खासतौर से बदजदीद वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन अब उनका कहना है कि जब तक रूस का मफाद खासतौर से मफाद वाबस्ता है, वो शाम में मौजूद रहेंगे। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि फिलहाल शाम से रूसी अफवाज के इनखला का कोई इरादा नहीं है। एक टीवी लाइव शो में उन्होंने कहा कि रूस की फौजी कार्रवाई की वजह से शाम में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2017 में शाम से रूसी फौजियों की तादाद में कमी का ऐलान किया था और कहा था कि शाम से रूसी अफवाज को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन अब उनका कहना है कि जब तक रूस का वहां पर मफाद वाबस्ता है, वो शाम में मौजूद रहेंगे। Применение наших вооруженных сил в боевых условиях. हम शाम में दहशतगर्दों के जरिए लोगों की हलाकतों को नहीं भूल सकते। हम अपने शामी भाइयों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम एक नोबेल मिशन पर हैं। हम फिलहाल शाम से मिलिट्री विड्रॉल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ज़रूरत के बिना पर वहां मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम शाम में लॉन्ग टर्म रहने नहीं आए हैं। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम फौरन ही अपने फौजियों को वापस बुला लेंगे। और इधर यमन के साहिली शहर हुदैदा में अरब इत्तेहादी अफवाज और हौसी बागियों के बीच लड़ाई में लाखों लोग फंसे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदादी कमीशन ने कहा है कि इस लड़ाई की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी इमदाद की तंजीम के तर्जुमान जीन्स लार्क ने कहा कि हुदैदा में अरब इत्तेहादी अफवाज के अक्सरी ऑपरेशन की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरह से मुतासिर होगी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को खाने पीने का सामान और दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। जीन्स लार्क का कहना है कि अगर कुछ दिनों तक शहर का मुहासरा जारी रहा तो 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को भूखमरी और बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। ये आपको बता दें कि यमन में 2015 से खाना जंगी चल रही, जिसके नतीजे में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। The humanitarian coordinator in Yemen, Liz Grande, says that a military attack or siege on Hodeidah will impact hundreds of thousands of innocent civilians. Humanitarian organizations have rushed to develop a contingency plan. In a prolonged worst case, we fear that as many as 250,000 people may lose everything, even their life. Hodeidah is the single most important point of entry for the food and basic supplies needed to prevent famine and the recurrence of a cholera epidemic. Close to 70% of Yemen's imports, including commercial and humanitarian goods, enter through the ports of Hodeidah and Salif, just to the north of Hodeidah. और बैनुल-अक़वामी तिब्बी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने खाना जंगी के शिकार मुल्क यमन में अपने 71 मुलाजमीन को वापस बुला लिया है। तंजीम की जानिब से बताया गया कि इन इमदादी वर्करों का इनखला इंतहाई ख़राब सिक्योरिटी सूरत हाल और धमकियों की वजह से किया गया। रेड क्रॉस के मुताबिक बेपनाह खतरात की मौजूदगी में वर्करों को मजीद तैनात करना मुश्किल हो चुका है। रेड क्रॉस का कहना है कि खाना जंगी के फरीकों की मजबूत यकीन दहानी के बाद ही इन मुलाजिमों को वापस भेजा जाएगा। इस साल अप्रैल में रेड क्रॉस के एक मुलाजिम को मुसल्लह हमलावरों ने मगरिबी शहर ताज के नवाह में गोली मारकर हलाक कर दिया था। अफगानिस्तान में गैर मुल्की और अमेरिकी फौज के सुप्रीम कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने कहा है कि अमेरिकी हिस्से में जिहादी
मशरक़ी हिस्से में, माफ कीजिएगा, मशरक़ी हिस्से में जिहादी कार्रवाइयों में मसरूफ इस्लामिक स्टेट को आने वाले दिनों में जोरदार फौजी ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। जनरल निकलसन ने के मुताबिक तालिबान के खिलाफ अफगान सदर की एकतरफा जंगबंदी के बाद इस्लामिक स्टेट पर फोकस करना आसान होगा और मशरक़ी अफगान सूबे खासतौर से ननगारहार में दहशतगर्द ग्रुप अपने कदम जमाने की कोशिश में है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक अफगान सदर की जंगबंदी का ऐलान तालिबान के अलावा किसी और ग्रुप पर काबिल अमल नहीं है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान हुकूमत ने ईद के मद्देनजर तालिबान के साथ हफ्ते भर के लिए फायरबंदी का ऐलान किया है। उधर अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई में शामिल रहे नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने तालिबान से तशद्दुद का रास्ता छोड़ अफगान सरकार से बातचीत की अपील की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की तालिबान के साथ आर्जी जंगबंदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद जेम्स का यह बयान आया है। जेम्स ने कहा कि अमन हासिल करने का वाहिद रास्ता है कि हम बातचीत की मेज पर बैठे। उन्होंने कहा कि तालिबान को हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाना चाहिए। जेम्स ने अफगान हुकूमत के ऐलान को अमन के लिए मुस्बत कदम बताया और कहा कि नाटो इस सुलह की हिमायत करता है। We fully support President Ghani's proposal for peace talks between the government and the Taliban. The Taliban must understand that they will not win on the battlefield. We urge them to put down their arms and join an Afghan-owned and Afghan-led peace process. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। G7 यानी 7 तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम के लीडर अब तक के अपने सबसे कशीदा समझे जाने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए कनाडा में मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले फ्रांस और कनाडा के लीडर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच तिजारत पर लगाए गए दरआमद टैक्स को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक ट्वीट में फ्रांस के सदर मैक्रों ने कहा कि अगर ट्रंप अलग थलग रहना चाहते हैं तो दीगर 7 ममालिक साथ मिलकर के अपने बीच समझौता करने के लिए तैयार है। वहीं ब्रिटेन की पीएम टेरेसा ने एक और समझौता करने के लिए तैयार दिख रही हैं। उनका कहना है कि वो चाहती हैं कि अमेरिका के लगाए तिजारती टैक्स के खिलाफ यूरोपीय यूनियन सब्र से काम करे। वाज़ेह है कि ट्रंप ने हाल ही के दिनों में स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए जाने वाले दरामद टैक्स को बढ़ा दिया, जिसके जवाब में कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने भी दरामद टैक्स बढ़ाने की धमकी दी है। G7 में तिजारती इशूज के अलावा ईरान के साथ जौहरी समझौते और क्लाइमेट चेंज पर भी बात हो सकती है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के सरकारी दौरे पर हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग में सदर शी जिनपिंग ने उनका गर्मजोशी से खैर मकदम किया। चीन के साथ दोस्ताना रिश्ता बढ़ाने के लिए रूसी सदर को फ्रेंडशिप मेडल से भी नवाजा गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पुतिन को रूस का सच्चा दोस्त बताया। इस मौके पर शी ने कहा कि कैसे भी बैनुल अक़वामी हालात रहे हों, रूस हमेशा चीन के साथ खड़ा रहा है। पुतिन के 3 रोजा दौरे के दौरान चीन के साथ फौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। रूसी सदर इस दौरे के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। और चीन और रूस की क़यादत में कायम शंघाई ताउन तंजीम का सालाना सरबराही इजलास 9 जून से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शनिचर को चीन के साहिली शहर किंगडाओ में होने वाले 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं, जहां पर वो सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पिछले साल ऑफिशियली इस 8 रुकनी सिक्योरिटी ब्लॉक में शामिल किया गया था और इस तंजीम में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ज़राए के मुताबिक शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी और इस मीटिंग में मोदी पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के मुद्दे को उठा सकते हैं। I can definitely tell you that Doklam is in the past. Prime Minister Modi and President Xi Jinping had an excellent meeting, informal summit at Wuhan. From Wuhan onwards, we have been looking forward to what India and China can do together. They decided that there are many common areas where India and China can work together. SCO is one such example. There are also some differences between India and China, and we will also work on those differences and talk to each other about those differences. So I think Doklam is a thing of the past. We are looking to the future
and in the future there is close cooperation and a lot of exchanges between India and China. ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने सियासी, इस्लाम और मजहबी ग्रुपों को मिलने वाले गैर मुल्की चंदे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 मस्जिदों को बंद कर दिया है और कई खासतौर से इमामों को मुल्क बदरी का फैसला सुना दिया। चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा है कि हुकूमत वियना में एक शिद्दत पसंद तुर्की मस्जिद को बंद कर रही है और 6 मस्जिदों का नज्म देखने वाली तंजीम अरब रिलीजियस कम्युनिटी को भी तहलील कर दी गया है। ऑस्ट्रियाई हुकूमत का कहना है कि 2015 के कानून के तहत कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रिया की आबादी करीब 88 लाख है, जिसमें तकरीबन 6 लाख मुस्लिम हैं। इनमें से ज्यादातर तुर्की के मुसलमान हैं। वहीं तुर्की ने ऑस्ट्रियाई हुकूमत के इस फैसले को इस्लाम मुखालिफ करार दिया है। इधर वस्ती अमेरिकी मुल्क ग्वाटेमाला के आतिशफशां फुगों के फटने से होने वाली हलाकतों की तादाद 109 पहुंच गई। हंगामी आफतों में इमदादी सरगर्मियां जारी रखने वाले हुकूमती इदारे के सरबराह ने लापता अफराद की तादाद 200 बताई है। राहत और बचाव कर्मियों ने आतिशफशां की चपेट में आए गांव में अब तलाशी मुहिम बंद कर दी है। तलाशी मुहिम के बंद होने के बाद मकामी लोग अपने अपने लोगों को खुद खोजने को मजबूर हैं। महलूकीन की आखिरी रस्मात अदा की जा रही है। उधर आतिशफशा के करीब ज्वार में 7 बस्तियों को खाली करा लिया गया है। जराये के मुताबिक ज्वालामुखी से निकली राख और धुआं करीब 8 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैल गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मार्स यानी कि मरीख सैयारे पर सैकड़ों साल पहले जिंदगी होने के इशारे मिले हैं, लेकिन जिसे नासा बड़ी कामयाबी मान रहा है। मार्स सैयारे के अगर पत्थरों से 3 अरब साल पुराने कार्बनिक पार्टिकल यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जिसे कई सालों पहले यहां जिंदगी होने के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 2012 में रोबोट एक्सप्लोरर मरीख तैयारे पर उतरा था और तभी से वो यहां पर खोज कर रहा है। नासा ने इस बात की जानकारी दी कि मार्स में जिंदगी हो सकती है और इसके बेहतरीन सबूत भी मिल रहे हैं। हालांकि नासा के निजाम शमसी के डायरेक्टर पॉल महाफी का कहना है कि अभी ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि इन मॉलिक्यूल्स का जन्म कैसे हुआ। मिले सबूतों से ये पता चला है कि अरबों साल पहले मरीख सैयारे पर खासतौर से गैले क्रेटर के अंदर पानी की एक उथली झील थी, जिसमें जिंदगी के लिए कुछ जरूरी अनासर शामिल थे। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।